सबसे पहले देखेंगे प्रदेश का नाम। और जैसा कि आपको पता है अपने राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? इसके पहले बहुत सारे नाम रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, तो जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है सीधा कई बार, यूपी पीसीएस हो, यूपी एसआई हो, यूपी पुलिस हो, या उत्तर प्रदेश जीके जहाँ भी आती वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन 99% बन ही जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1836 में उत्तर प्रदेश का पहले क्या कहते थे, तो उत्तर पश्चिम प्रांत कहते थे। और 1877 में फिर से इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध कहा जाता था। उसके बाद में 1902 में फिर से चेंज किया गया और इसे आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाता था। और 1937 में इसे केवल संयुक्त प्रांत कहते थे। और फाइनली 24 जनवरी 1950 को, जैसा कि आपको पता है कि देश अपना आज़ाद हो चुका है, और तब इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। तो 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपने राज्य के नाम पहले क्या क्या रहे, उसी तरीके से अपने राज्य की राजधानियाँ भी चेंज होती रहीं, जैसे जैसे नाम चेंज होते रहें। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, आगरा थी। और 1858 में इसे इलाहाबाद लाई गई। और 1920 में इसे लखनऊ बनाया गया, वो भी आंशिक रूप से। 1935 में पूर्णतः जो लखनऊ राजधानी बना दी गई। तो आज भी जो है अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, क्योंकि 1935 के बाद में आज से कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। और उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। और राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। और राज्य का एक बार विभाजन भी हो चुका है। और राज्य का विभाजन कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। और 9 नवंबर 2000 का उत्तराखंड बना था, और ये 13 जिलों को काट कर बनाया गया था। तो आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था, तो याद रखना है 9 नवंबर 2000 को। ये कई बार यूपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है, हर बार एग्जाम में बनता है। तो ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 9 नवंबर का ही अलग किया गया था। और याद रखना है इसमें 13 जिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रदेश का अपने राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है। और राजकीय पुष्प क्या है, पलाश या टेसु इसे कहते हैं। और राजकीय पक्षी क्या है, सारस है। और राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है। तो उसके बाद में देखते हैं कि जो है अपने प्रदेश की जो राजकीय भाषा है, और ये प्रथम राजकीय भाषा रही हिंदी है, ये देवनागरी लिपि में। और ये 1947 को अपनाई गई थी प्रथम राजकीय भाषा। और ये हिंदी कार्यालय में अनिवार्य की गई थी 26 जनवरी 1968 से। तो ये भी याद रखना है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के सभी कार्य जो हिंदी में होते हैं, तो क्या है, उर्दू है। और ये कब से अपनाई गई थी, 1989 से। उसके बाद में याद रखना राजकीय खेल क्या है, अपना हॉकी है। और राजकीय चिन्ह क्या है, एक व्रत में 2 मछली और एक तीर धनुष। और कब ये राजकीय चिन्ह अपनाया गया था, तो 1938 से जो है इसे स्वीकृति दी गई थी। और यूपी का अक्षांशीय विस्तार कितना होता है, तो 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 58 मिनट तक है। और ये उत्तरी अक्षांश के मध्य, ये भी आपको याद रखना है। यूपी का देशांतीय विस्तार कितना है, 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। और प्रदेश का जो है अपने यूपी का कुल अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार कितना है, 60 डिग्री 36 मिनट से 60 डिग्री 9 मिनट तक। यूपी का जो है पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, 650 किलोमीटर है। और यूपी का उत्तर से दक्षिण है 240 किलोमीटर है। और यूपी का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, 2,40,968 है। और जो भारत का कितना क्षेत्रफल घेरे हुए है, 7.33%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का चौथा स्थान है। और इसके पहले स्थान पे कौन कौन है, राजस्थान 1 नंबर पे है, मध्य प्रदेश दूसरा, महाराष्ट्र तीसरा, यूपी अपना चौथा। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। चलिए उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को हम देख लेते हैं। तो इसमें कुल सीमा 9 राज्यों से लगती है। और इसमें जो है कौन कौन से राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। तो ये 8 राज्य हो गए। और एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली है। तो ये आपको याद रखना है। और कौन कौन से राज्य किधर टच करते हैं, आपसे पूछ सकता है कि उत्तर में जो है कौन सा राज्य है और यूपी के दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यदि आपसे पूछे कि उत्तर में कौन कौन से राज्य हैं, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो यूपी के उत्तरी ओर हैं, और जो पूर्वी ओर हैं झारखंड और बिहार है। और दक्षिण में क्या है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। और पश्चिम में राजस्थान है, हरियाणा है, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है। तो आपको याद रखना है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना है आपको, जब आपसे यूपी का सबसे अंतिम बिंदु वाला राज्य पूछे, तो आपको याद रखना है कि उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, पश्चिम में हरियाणा है, पूर्व में बिहार है, दक्षिण में छत्तीसगढ़ है। तो ये आपको नोट कर लेना, मैंने इसमें स्टार लगा दिया है इसीलिए, और ये स्टार बना के यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। उसके बाद में आगे देखते हैं कि यूपी की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य से टच होती है, तो मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा
बनाता है अपना उत्तर प्रदेश, और सबसे कम सीमा रेखा किससे बनाता है? हिमाचल प्रदेश से बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला यूपी का कौन सा एक जिला है? जो सोनभद्र है, ये 4 राज्यों को टच करता है। कौन कौन से राज्य हैं? बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। और बहुत ही मज़ा आपको आ रहा होगा, और वीडियो का अंत तक जरूर बने रहना है। और यूपी के सबसे अधिक जिला स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? जैसा कि आपको बताया था, मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश से तीनों ओर घिरा हुआ जिला कौन है यूपी का? तो ललितपुर है, तो जो तीनों ओर से घिरा हुआ है। उसके बाद में देखते हैं आगे, यूपी के सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? बदायूं है। मतलब कि यूपी के अंदर जो एक जिला है और जो उसके सब आसपास टच जिला करते हैं, तो कौन सा जिला है? बदायूं है, जो 9 जिला को टच करता है। यूपी को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो ये नेपाल है। और यूपी के 7 जिला नेपाल को स्पर्श करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। पीलीभीत, नंबर 2 लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। यूपी के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे सोनभद्र, नंबर 3 पे हरदोई, नंबर 4 पे सीतापुर। तो ये 4 क्रम हैं घटते हुए क्रम में। सबसे नंबर 1 पे लखीमपुर खीरी है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कौन सा है? हापुड़ है। उसके बाद में क्या है? संत कबीर नगर है, और गाजियाबाद और शामली। तो ये यूपी के सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिला हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं, यूपी के वे जिला जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं, इसे एनसीआर भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि यूपी के सबसे पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला कौन कौन से हैं। ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो यूपी का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सबसे पूर्वी बलिया है, सबसे दक्षिणी सोनभद्र है, सबसे पश्चिमी शामली है। तो आपसे पूछ सकते हैं सीधा, आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और अब हम देखते हैं कि विभिन्न राज्यों को स्पर्श करने वाले यूपी के जो जिला हैं, तो उनको आपको देखना है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश से एकमात्र जिला सहारनपुर टच होता है। तो आपसे पूछ सकता है सीधा क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश से यूपी कितने जिला टच करते हैं? तो 1 जिला टच करता है। वहीं उत्तराखंड से अगर पूछ दे तो कितने जिला टच करते हैं? 7 जिला टच करते हैं। कौन कौन से वो 7 जिला हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरपुर नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। और उसके बाद में देखते हैं कि झारखंड से एकमात्र जिला सोनभद्र टच होता है। वहीं छत्तीसगढ़ से भी एकमात्र जिला सोनभद्र टच होता है। तो आपसे एग्जाम में ये भी बन सकता है कि कौन से राज्य से कितने ज़िले टच करते हैं। जैसा कि हमने बता दिया है, तो लिख भी दिया है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे देख लेते हैं कि बिहार से कितने जिला टच होते हैं यूपी के। तो 7 जिला टच होते हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। उसके बाद में राजस्थान से कितने जिला टच करते हैं? 2, मथुरा और आगरा। मध्य प्रदेश से 11 जिला टच करते हैं, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा, जालौन। और आपको याद रखना है कि जो ये 11 जिला टच करते हैं, ये इन्हें बुंदेलखंड के जिला भी बोला जाता है। तो आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि बुंदेलखंड के निम्नलिखित कौन सा जिला है, कौन सा नहीं है। जैसा कि मैंने एग्जाम दिया था, वहाँ से क्वेश्चन बना था, तो ये आपको ये भी याद रखना है। और हरियाणा से कितने जिला टच करते हैं? तो 6 जिला टच करते हैं। कौन कौन से जिला? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। तो आपको याद रखना है। आर्थिक संभाग कितने हैं? 4 हैं। जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। मंडलों की संख्या 18 है। नगर निगम 17 हैं। नगर न्याय पंचायतों की संख्या 8135 है। कुल ग्रामों की संख्या 1,06,774 है। आबाद ग्रामों की संख्या कितनी है? 97,814 है। और नगर निकाय की संख्या या पालिका परिषद की संख्या 198 है। और नगर पंचायत की संख्या कितनी है? 439 है। तहसीलों की संख्या 350 है। ब्लॉकों की संख्या 826 है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट मैंने लिखे हैं। और अब हम देख लेते हैं कि यूपी के सबसे जो बड़े मंडल हैं, जो सबसे क्वेश्चन बन जाता है, तो कौन कौन से हैं? कानपुर है, मेरठ है, लखनऊ है। तो इसमें 6 जिला लगते हैं जो मंडल हैं। जैसे कानपुर मंडल में पूछ सकता है कितने जिले हैं, तो 6 हैं जिले। मेरठ में 6, लखनऊ में 6। यूपी के सबसे छोटे मंडल सहारनपुर है, झांसी है, बस्ती है। तो इसमें मात्र कितने कितने जिला लगते हैं? 3 जिला हैं। तो आपसे पूछ सकता है सबसे छोटा मंडल कौन सा है, तो सहारनपुर, झांसी, बस्ती, ये याद रखना है। और यूपी में विकास प्राधिकरण की संख्या कितनी है? 28 है। यूपी में योजनाबद्ध नगर कितने हैं? कानपुर सिटी, ग्रेटर नोएडा, नोएडा। और यूपी में सर्वाधिक वैधानिक नगरों के जिला बदायूं है, और न्यूनतम वैधानिक वाला श्रावस्ती है। विधानमंडल अपना कैसा है? द्विसदनात्मक है। प्रधान विधानमंडल की स्थापना
जुलाई 1937 में हुई। विधानसभा सीट 404 हैं, इसमें से 403 निर्वाचित होते, एक मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन। उत्तराखंड बनने से पहले विधानसभा सीटें कितनी थी? 425 थी। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला अपना जिला है प्रयागराज जिला, इसमें 12 सीटें हैं। और न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला कौन सा है बताओ? चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती, तीनों हैं। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। तो इसमें 2-2 सीटें हैं। विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है? 86 है। 84 SC हैं, 2 ST हैं। विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1937 में हुआ था। विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? अब 100 हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उत्तराखंड राज्य के निर्माण के पूर्व प्रदेश की विधान परिषद की सीटें कितनी थी? 108 थी, जो अब कितनी हैं? 100 हैं। राज्यसभा सीटें 31, लोकसभा सीटें 80 हैं। यूपी में लोकसभा में अनुसूचित जाति, इसे SC बोलते हैं, इसके आरक्षित सीटें 17 हैं। और यूपी में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटें एक भी नहीं, 0 हैं। मतदाताओं के दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है, यहाँ सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है। और सबसे छोटा बागपत है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 25 फरवरी 1968 को। तो आपको अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन से बताओ? गोविंद बल्लभ पंत थे। प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी रहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन कौन हैं? जो पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, बाद में प्रधानमंत्री बने देश के, तो चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये 2 लोग ऐसे हैं जो यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए भी प्रधानमंत्री का पद भी ग्रहण किया। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने थे। और अब तक की 2 महिला जो हैं यूपी में अपना जो है मुख्यमंत्री पद का सुशोभित किया है, जिसमें से सुचेता कृपलानी नंबर 1 पे हैं, नंबर 2 पे मायावती हैं। सर्वाधिक बार रहने वाला या वाली कुछ भी कह सकते हो, मायावती हैं। अभी तक ये 4 बार लगातार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 4 बार मतलब बन चुकी हैं। और प्रदेश में प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह है। और प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू रही हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन से रहे? चंद्रभाल रहे। सर्वाधिक बार विधान परिषद के सभापति वीरेंद्र स्वरूप रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास टंडन रहे। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन रहे? आत्माराम गोविंद खेर तथा केसारीनाथ त्रिपाठी, ये 3-3 बार रह चुके हैं। गोविंद मुख्यमंत्री तथा विधानसभा अध्यक्ष दोनों पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन रहे? श्रीपति मिश्र तथा बनारसी दास। तो ये प्रमुख 30 मेले हैं जो इनको हम देखते हैं। तो नंबर 1 है कुंभ मेला। तो कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है, और ये हर 12 वर्ष में होता है। और याद रखना है कि अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्ष में लगता है, और ये भी प्रयागराज इलाहाबाद में लगता है। नंबर 2 माघ मेला, ये कब लगता है? प्रयागराज में लगता है, और प्रत्येक जनवरी में होता है। तो आपको याद रखना है, इस समय जनवरी में माघ मेला चल रहा है, तो आप लोग प्रयागराज जाके माघ मेला घूम सकते हैं। नंबर 3 बात करते हैं पशु मेला और बटेश्वर मेला, ये कहाँ होता है? आगरा में होता है। और नंबर 4 है देवासरी मेला बाराबंकी में। और नंबर 5 नौचंदी मेला मेरठ, और ये होली के बाद होता है, तो आपको ये भी याद रखना है। और गोविंद साहब मेला, और ये कहाँ लगता है? अम्बेडकर नगर में लगता है। कंस मेला मथुरा में होता है। द्रुपद मेला वाराणसी में होता है। और सैयद सलार में मेला, ये एक हिसाब का उर्स होता है, तो कहाँ लगता है? ये बहराइच में लगता है। और नंबर 10 को अब देखते हैं। नंबर 10 क्या है? शाकुंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? ये सहारनपुर में लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और कैलाश मेला और राम बारात मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है, और इसको भी याद रखना। ये यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में और हर एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको जरूर याद रखना है। और नंबर 12 देखते हैं, गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? हापुड़ में लगता है। और आपको ये भी याद रखना है कब ये होता है? हर कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये होता है गढ़ मुक्तेश्वर मेला, तो ये भी आपको याद रखना है। नंबर 13 पे चलते हैं, तो हरिदास जयंती कहाँ होता है? वृंदावन में होता है। नंबर 14 का है त्रिवेणी महोत्सव इलाहाबाद में होता है, ये भी आपको याद रखना है। गंगा महोत्सव वाराणसी में होता है। और होलिका उत्सव कब होता है? कहाँ होता है? मथुरा में होता है, आपको ये भी याद रखना है, होली के समय ये होता है। नंबर 17 आपके क्या है? परिक्रमा मेला या रामनवमी मेला, ये 2 अलग अलग मेला हैं। कहाँ होते हैं? अयोध्या में होते हैं, आपको ये याद रखना है। नंबर 18 की बात करते हैं, कबीर मेला कहाँ होता है? मगहर, ये कहाँ है? संत कबीर नगर में है, तो आपको ये भी याद रखना है। और रामायण मेला कहाँ होता है? चित्रकूट में होता है। और नंबर 20 पे देखते हैं, देवा मेला कहाँ होता है? बाराबंकी में होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और नंबर 21 पे देखते हैं, मानकपुर मेला और रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में होता है, आपको ये याद रखना है। ढाई घाट मेला कहाँ होता है? शाहजहाँपुर में होता है।
और गोकर्णनाथ मेला कहाँ होता है? लखीमपुर खीरी में होता है, आपको ये याद रखना है। 24वां है कलिंजर मेला कहाँ होता है? बांदा में होता है, और आपको ये भी याद रखना है। नंबर 25 पे देखते हैं लठमार होली कहाँ होती है? बरसाना में होती है, और ये होली के समय होता है लठमार होली, ठीक है। नंबर 26 पे आयुर्वेद महोत्सव कहाँ होता है? झांसी में होता है। नंबर 27 पे है बिठूर महोत्सव कानपुर में होता है। और नंबर 28 पे कजली महोत्सव महोबा में होता है। नंबर 29 पे खिचड़ी मेला ये कहाँ होता है? गोरखपुर में होता है। खिचड़ी मेला कब होता है? मकर संक्रांति के समय होता है, ये भी याद रखना है। मैंने अभी देखो आपको बताया था कि अर्ध कुंभ मेला कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है, हर 6 वर्ष में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे वन्यजीव विहार की, उसके बाद में हम देख लेंगे पक्षी विहार को। तो राज्य व देश का प्रथम वन्यजीव विहार मोतीचूर वन्यजीव विहार था दोस्तों। इसे 1935 में स्थापित किया गया था, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में उसे 1983 में से शामिल कर दिया गया था। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड में है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को अपने उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था 13 राज्यों को काट के, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद साथियों आगे देखते हैं 1936 में तो एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान है, और ये भी वर्तमान में कहाँ है? उत्तराखंड में है, और इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है। देश का प्रथम वन्यजीव परीक्षण संगठन की स्थापना 1956 में दोस्तों की गई। और नोट में आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि 42वां जो संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसमें वन्य तथा वन्य प्राणी विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो वन्यजीव विहार को देख लेते हैं, कौन से जिला में कितने क्षेत्रफल में फैला है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नंबर 1 पे दोस्तों है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो 78 वर्ग किलोमीटर में फैला है दोस्तों। ये चंदौली में है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। किशनपुर वन्यजीव विहार 227 वर्ग किलोमीटर में फैला है, लखीमपुर खीरी में है, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में नंबर 3 में देखते हैं कतरनिया घाट 400 वर्ग किलोमीटर फैला है, बहराइच में है, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। नंबर 4 पे है रानीपुर वन्यजीव विहार 230 किलोमीटर वर्ग में फैला है, चित्रकूट में है, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। नंबर 5 पे देख लेते हैं महावीर स्वामी वन्यजीव विहार 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और ये ललितपुर में है, 1977 में इसकी भी स्थापना हुई थी। नंबर 6 पे बात करते हैं चंबल की, तो चंबल जो 635 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये 3 जिला में है, आगरा, इटावा, औरैया में। नंबर 7 पे बात कर लेते हैं कैमूर वन्यजीव विहार की, तो ये 501 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र जिला में है, तो याद रखना है कि दो जिला में है ये। उसके बाद बात कर लेते हैं हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, तो ये है 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये 5 जिला में फैला है, मेरठ, मुजफ्फरपुर नगर, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा। नंबर 9 पे बात कर लेते हैं सुहागी बरवा 428 वर्ग किलोमीटर में फैला है, महाराजगंज में है। सुहेलवा जो है 452 वर्ग किलोमीटर में फैला है, श्रावस्ती बलरामपुर में है साथियों। नंबर 11 पे बात कर लेते हैं पीलीभीत, जो 603 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये पीलीभीत में ही है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं छोटा बड़ा वन्यजीव विहार इसमें से कौन सा है। चलिए दोस्तों, तो साथियों यूपी का प्रथम चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो 1957 में स्थापना हुई थी और चंदौली में है। और यूपी का सबसे बड़ा जो है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है दोस्तों, जो 2000 से ज़्यादा वर्ग किलोमीटर में फैला है। और यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो 5.4 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों फैला है। साथियों अब देख लेते हैं यूपी के पक्षी विहार, तो देश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा था? शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार था दोस्तों, इसे नवाबगंज पक्षी विहार से भी नाम से जाना जाता था साथियों। और यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार दोस्तों कौन सा था? लाख बहोसी पक्षी विहार था दोस्तों। और यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है। तो दोस्तों यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को शेयर कर देना, और चैनल को भाई अभी सब्सक्राइब कर देना। तो साथियों अब देख लेते हैं पक्षी विहार कौन सा जिला में है और कितना क्षेत्रफल में फैला है। तो नंबर 1 पे है नवाबगंज पक्षी विहार या चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, और ये कहाँ है? उन्नाव में साथियों, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। ये 2.25 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं समझपुर पक्षी विहार, तो ये 8 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये कहाँ पे है? रायबरेली में है। नंबर 3 पे लाख बहोसी पक्षी विहार, इसका क्षेत्रफल कितना है? 80.24 वर्ग किलोमीटर है, ये कहाँ पे है? कन्नौज में है। और बखीरा पक्षी विहार का क्षेत्रफल कितना है? 28.94 वर्ग किलोमीटर, और कौन से जिला में है? संत कबीर नगर में है, तो आपको याद रखना है। नंबर 5 पे बात कर लेते हैं सांडी पक्षी विहार, कहाँ पे है? ये हरदोई में है, ये 3.09 वर्ग किलोमीटर में फैला है साथियों। और नंबर 6 पे कर लेते हैं सामान पक्षी विहार, ये मैनपुरी में है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 5.26 वर्ग किलोमीटर है,
तो इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद रखना है, एक एक रट के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है साथियों। नंबर 7 पे पटना पश्चिम बिहार की बात करते हैं कि कहाँ ये एटा में है। इसका क्षेत्रफल है 1.09 वर्ग किलोमीटर। नंबर 8 पे बात करते हैं पावर्ती अरंगा पश्चिम बिहार, 10.84 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, ये गोंडा में है साथियों। नंबर 9 पे बात करते हैं ओखला पश्चिम बिहार, तो ये 4 वर्ग किलोमीटर में फैला है, गौतम बुद्ध नगर में है। नंबर 10 पे बात करते हैं विजय सागर पश्चिम बिहार, 2.62 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये कहाँ पे है, महोबा में है। सूर सरोवर आगरा में है, इसका क्षेत्रफल 4.03 वर्ग किलोमीटर है। सूर्यताल पश्चिम बिहार कहाँ पे है, बलिया में है साथियों, इसका क्षेत्रफल है 34.32 वर्ग किलोमीटर। भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार, ये प्रतापगढ़ में है, 4.27 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। नंबर लास्ट बात कर लेते हैं, ये राष्ट्रीय पश्चिम बिहार भी है, इसे शेखा पश्चिम बिहार भी कहा जाता है, और 0.25 वर्ग किलोमीटर में अलीगढ़ में स्थित है। साथियों देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। नंबर 1 पे सुरहताल झील, ये बलिया जिला में है साथियों। नंबर 2 पे गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये सोनभद्र में है, ये कृत्रिम झील है, ये साथियों मानव द्वारा बनाई गई है। नंबर 3 पे देखेंगे चिलू ताल और रामगढ़ ताल, ये दोनों कहाँ पे हैं, गोरखपुर में झीलें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके चौथे नंबर पे देखेंगे चितौरा झील, प्रयाग झील, ये कहाँ पे हैं, बहराइच में है साथियों। और नंबर 5 पे देखेंगे अर्गा झील, पावर्ती झील, ये दोनों कहाँ पे हैं, गोंडा में है। तो साथियों यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपके बनते हैं, तो वही मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर 6 पे देखेंगे राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, कुसुम कुंड, ये सारी कहाँ पे हैं, मथुरा जिले में है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में साथियों 7 नंबर पे देखेंगे रामताल झील, ये मेरठ में है साथियों। अलवारा झील, ये कौशाम्बी में है। मोराय ताल और ठिठोरा झील कहाँ पे है, फतेहपुर में है साथियों। 10 नंबर पे साथियों लोंधी व भोजपुर ताल और राजा का बांध, ये सुल्तानपुर में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नंबर 11 पे है बल्हा पारा झील, ये कहाँ पे है, कानपुर में है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आगे साथियों देखेंगे लक्ष्मी ताल झील, बरुआ सागर झील, ये कहाँ पे है, झांसी में साथियों, ये याद रखना है। कीमत झील, ये आगरा में है, और यहाँ पे साथियों सूर सरोवर झील भी है, इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपको याद रखना है। नंबर 14 पे साथियों बात करते हैं देवरिया ताल झील, ये कन्नौज में साथियों। गौर झील कहाँ पे है, रामपुर में है। सौज झील कहाँ पे है, मैनपुरी में है, तो ये इंपॉर्टेंट साथियों हैं, सारी याद रखना है। बखीरा झील संत कबीर नगर में है। शुक्रताल झील साथियों कहाँ है, मुजफ्फरपुर नगर में है। फुल्लर झील और गोमत झील ये कहाँ पे है, पीलीभीत में है। आगे हम साथियों बात देखते हैं दरबन झील, ये कहाँ पे है साथियों, दरबन झील ये अयोध्या में है साथियों। नंबर 21 पे है मदन सागर, ये महोबा में है साथियों। शेखा झील ये अलीगढ़ में है। बड़ा ताल झील शाहजहाँपुर में है। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और सारी नोट कर लेना है। नंबर 24 पे सागर ताल, ये बदायूं में है साथियों। नवाबगंज झील ये कुंद्रा समुंदर साथियों, ये उन्नाव में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद में आगे देखेंगे भुगे ताल और विसेधा ताल, ये रायबरेली में साथियों। एक करेला झील और इतौंजा झील ये लखनऊ में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद में आगे देखते हैं साथियों 28 नंबर पे साथियों है कि टांडा दरी ताल झील, ये मिर्ज़ापुर में है। 29 नंबर पे लिलौरा झील, ये कहाँ साथियों है, बरेली में, इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर पे देखेंगे नोह झील, ये कहाँ पे है, मथुरा में है। 31 नंबर पे औंधी ताल, ये वाराणसी में साथियों। नंबर आगे देखते हैं 32 नंबर चक्रकुंड और दार्शनिक कुंड सीतापुर में, याद रखना है साथियों। और सरसई नावर झील और भीखा झील ये इटावा में है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आगे देखते हैं सीता कुंड भरत कुंड अयोध्या में है साथियों। भिजवान झील और दहर झील हरदोई में है। समसपुर झील रायबरेली में है। मोती झील कानपुर में साथियों। नैया झील, अजगरा झील, बेती झील ये सारी कहाँ पे हैं, प्रतापगढ़ में। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जितनी भी मैंने डिस्कस किया है तो इनको आपको नोट कर लेना है, बिल्कुल रट के जाना है कंपटीशन का साथियों। तो साथियों देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो नहर परियोजनाएं हैं, जैसे दोस्तों गोकुल बैराज है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए गोकुल के समीप दोस्तों यमुना नदी पर ये बैराज दोस्तों बनाया जा रहा है, और दोस्तों इससे दोस्तों आगरा और मथुरा को दोस्तों पेयजल की जो समस्या है उसे दूर करने के लिए दोस्तों ये बनाया जा रहा है, तो आपको याद रखना है। नंबर 2 पे दोस्तों हमारे लोकुल बैराज, दोस्तों इसका निर्माण गंगा नदी पे हो रहा है, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें दोस्तों क्या होगा, जो कानपुर नगर में जो पेयजल की समस्या है इससे दूर हो जाएगी। और नंबर 3 पे है आगरा बैराज, दोस्तों इसका निर्माण भी गंगा पे हो रहा है, और इसमें दोस्तों जो आगरा की पेयजल की समस्या है उसको दूर करने के लिए दोस्तों आगरा बैराज बनाया जा रहा है।
तो साथियों देख लेते हैं हम नहर परियोजनाएं। और दोस्तों सबसे नंबर 1 पे है चंद्रप्रभा बांध नहर परियोजना। कहाँ पे है? चंदौली में है दोस्तों। और किस नदी पे है? तो चंद्रप्रभा नदी पे है, तो आपको याद रखना है। नंबर 2 पे दोस्तों है अर्जुन बांध नहर परियोजना। दोस्तों ये हमीरपुर में है। और दोस्तों किस नदी पे? अर्जुन नदी पे, आपको याद रखना है। नंबर 3 पे दोस्तों है हमीरपुर नहर परियोजना। दोस्तों कहाँ पर है? ये हमीरपुर ही में है। और दोस्तों ये किस नदी पे है? यमुना नदी पे है, आपको याद रखना है। उसके बाद में दोस्तों देखिए चौथा नंबर क्या है? घाघरा नहर। तो घाघरा नहर दोस्तों जो परियोजना है दोस्तों ये कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है। और किस नदी पे? घाघरा नदी पे है, तो आपको याद रखना है। नंबर 5वां बात करते हैं रानी लक्ष्मी बांध नहर। दोस्तों कहाँ पर है? माता टीला ललितपुर में है। और किस नदी पे है? आपको याद रखना है, बेतवा नदी पे है। और अब आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों 6 नंबर पे, तो क्या है? पथराई बांध नहर परियोजना कहाँ है दोस्तों? झांसी में है। और किस नदी पे है? पथराई नदी पे है। और नंबर 7 पे दोस्तों है बेलन टोंस नहर परियोजना। दोस्तों ये कहाँ है? रीवा में है। और दोस्तों ये किस नदी पे? बेलन नदी पे है, आपको याद रखना है। नंबर 8 पे दोस्तों है ललितपुर बांध नहर परियोजना। दोस्तों ये किस जिला में है? ललितपुर में है दोस्तों। किस नदी पे? सहजात नदी पे है, याद रखना है। मेजा जलाशय नहर परियोजना दोस्तों कहाँ है? मेजा प्रयागराज में दोस्तों है। और किस नदी पे है? बेलन नदी पे, याद रखना है। नंबर 10 पे दोस्तों उटारी बांध दोस्तों जो परियोजना है दोस्तों ये ललितपुर में है। और दोस्तों किस नदी पे? तो ये उटारी परियोजना जो उटाई नदी पे है। और नंबर 11 पे दोस्तों बात कर रहे थे नौगढ़ बांध परियोजना। दोस्तों जो है ये गाजीपुर में है दोस्तों, ये कर्मनाशा नदी पे है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नंबर 12 पे दोस्तों बात करते हैं धसान नहर परियोजना। दोस्तों ये झांसी में है। और किस नदी पे है? बेतवा नदी पे है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों इतने ही इंपॉर्टेंट जो दोस्तों आपको नहर परियोजना है दोस्तों आपको याद रखना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जलवायु के आधार पर यूपी को 2 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पे आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। नंबर 2 पे साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तराई क्षेत्र है, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश है। उसके बाद में देखते हैं साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। तो यह मैदानी क्षेत्रों में होता है और इसमें कम वर्षा होती है। तो कम वर्षा वाले देखो हमने क्षेत्र भी ले दिया है, बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पे कम वर्षा होती है, तो ये साधारण आर्द्र के अंतर्गत आते हैं, तो आपको याद रखना है। और यूपी के 3 प्रकार की ऋतुएं दोस्तों पाई जाती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें कौन सी ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। तो हम इनको डिटेल से देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, वर्षा ऋतु को। यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है जलवायु से तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। तो ग्रीष्म ऋतु नंबर 1 पे है। तो इसमें का जो समय रहता है तो ये मध्य मार्च से लेकर मध्य जून के आसपास ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। और इसमें क्या है, यूपी का औसतम अधिकतम तापमान जो सबसे गर्मी पड़ती है तो 36 डिग्री से लेकर दोस्तों 39 डिग्री के मध्य रहता है। और यूपी का औसतम न्यूनतम तापमान जो गर्मी में रहता है तो कितना रहता है? 21 डिग्री से 23 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। और दोस्तों यूपी में सर्वाधिक गर्मी वाला कौन सा जिला है? झांसी और आगरा है। और यूपी में सर्वाधिक कम बरेली है और सबसे कम गर्मी पड़ती है बरेली में दोस्तों। और बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान रहता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और दोस्तों आपको पता है कि झांसी आगरा बुंदेलखंड के ही हिस्सा हैं दोस्तों। और ये जो झांसी और आगरा है ये कर्क रेखा के निकट ही हैं दोस्तों। और आपको पता है जो कर्क रेखा के निकट रहते हैं वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और नंबर 2 पे देखते हैं दोस्तों शीत ऋतु। इसका समय रहता है शीत ऋतु का नवंबर से फरवरी तक रहता है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जनवरी माह में सबसे अधिक ठंड रहती है और इसका औसतम अधिकतम तापमान 28.3 सेंटीग्रेड तक रहता है और न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं उत्तर पश्चिम जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब हम देख लेते हैं वर्षा ऋतु से, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है, इसका प्रारंभ क्या होता है? जून के तीसरे से चौथे सप्ताह के मध्य होता है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों जब वर्षा ऋतु आती है तो सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है, उसके बाद में अपने यहाँ मानसून आता है दोस्तों। और इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु में बारिश जुलाई अगस्त के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है। और यूपी में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है 184.7 सेंटीमीटर के आसपास। और दोस्तों यूपी में सर्वाधिक कम वर्षा मथुरा में होती है 54.4 सेंटीमीटर के आसपास। तराई क्षेत्र में दोस्तों वर्षा सर्वाधिक होती है 150 सेंटीमीटर के आसपास। और मैदानी क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? 112 सेंटीमीटर के आसपास। तो दोस्तों यहाँ तक तो मेरा जो जलवायु वाला चैप्टर था कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब इसके जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों, वहाँ से आपको क्वेश्चन जो बनते हैं तो उनको देख लेते हैं। चलिए दोस्तों।
तो ये क्वेश्चन जो मैंने नोट किया है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हर एग्जाम में दोस्तों, वही मैंने उठाया है। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं, यूपी में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? मथुरा है, जैसा कि हमने यहाँ बताया। यूपी का सर्वाधिक अधिक वर्षा वाला गोरखपुर। यूपी में भाबर क्षेत्र की मृदा कैसी है? ककरीली और पथरीली है। यूपी में सर्वाधिक वर्षा तराई क्षेत्र में होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूपी की जलवायु कैसी है? अभी देखो मैंने बताया था, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और बुंदेलखंड के में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्मी का कारण क्या है? जैसा कि मैंने तय करके देखा कि ये निकट है, इसीलिए दोस्तों यहाँ सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। यूपी में सबसे अधिक गर्मी वाला जिला आगरा एवं झांसी है, सबसे कम बरेली में, जैसा कि आपको बताया। और यूपी में सर्वाधिक वर्षा वाला मानसून कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा यूपी में सर्वाधिक होती है। यूपी का सबसे ठंड वाला महीना जनवरी है। यूपी का सबसे गर्म महीना जून है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यूपी में अरब सागर का जो मानसून जो वर्षा होती है उसमें दक्षिण पठारी क्षेत्र में होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यूपी में अवनलिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? इटावा है दोस्तों। और यूपी में वायु मदा अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला पश्चिमी क्षेत्र है। और यूपी के 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, जैसे आपको बता ही चुका हूँ। तो दोस्तों विद्युत संयंत्र देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे यूपी के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। तो नंबर 1 पे दोस्तों क्या है कि हरदुआगन ताप विद्युत संयंत्र आपका कहाँ है? अलीगढ़ में है। ये 1942 में स्थापित किया गया था। ये उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पुराना विद्युत संयंत्र है, आपको याद रखना है। और 1967 में दोस्तों क्या किया कि पूर्व सोवियत संघ द्वारा इसे पुनरुद्धार किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद में नंबर 2 पे है ओबरा ताप विद्युत संयंत्र। तो ये कहाँ पे है? आपको याद पता होना चाहिए, सोनभद्र में है। ये भी दोस्तों पूर्व सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया, और ये जो है सिंगरौली जो कोयला क्षेत्र है साथियों, वहीं के इसके निकट है बिल्कुल। और नंबर 3 पे साथियों है कि अनपरा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सोनभद्र में है। और चौथा है परीक्षा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे? दोस्तों झांसी पे है, इंपॉर्टेंट है। और 5वां है पनकी ताप विद्युत संयंत्र, कहाँ पे है? कानपुर पे है। तो आपको ये याद रखना है सारे, ये 5 आपके जो है ताप विद्युत संयंत्र थे। तो इसके बाद में हम देखेंगे साथियों उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कितने हैं, तो टोटल साथियों इसके 10 हैं। तो इसमें 7 कार्यरत हैं और 4 निर्माणाधीन हैं, तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में देख लेते हैं नंबर 1 पे क्या है साथियों? दादरी ताप विद्युत परियोजना है। ये कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में है, याद रखना है साथियों। यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में बन जाता है। और आंवला ताप विद्युत परियोजना कहाँ है दोस्तों? बरेली में है। और औरैया ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है? ये औरैया में है। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है साथियों? रायबरेली में है। शक्तिनगर सुपर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है? सोनभद्र में है। रिहंद ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है? सोनभद्र में है, ये भी साथियों। तो नंबर 7 पे करते हैं टांडा, ये भी ताप विद्युत परियोजना है, ये भी अम्बेडकर नगर में है। और साथियों अम्बेडकर नगर में एक और जो निर्माणाधीन है, टांडा विस्तार ताप विद्युत गृह जो आपका बनाया जा रहा है, ये दोस्तों उससे बड़ा होगा जो पहले बना है, ये टांडा नंबर 7 वाला। उसके बाद में देखते हैं 9 नंबर पे साथियों क्या है? मेजा संयुक्त ताप विद्युत परियोजना, ये भी निर्माणाधीन है। ये कहाँ बन रही है? इलाहाबाद में बन रही है, तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में 10वां है बिल्हौर ताप विद्युत संयंत्र, ये भी निर्माणाधीन है। ये कहाँ बनना है? कानपुर में। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। और उत्तर प्रदेश की पहली जो खनिज नीति बनाई गई थी 1988 में बनाई गई थी। तो दोस्तों ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं खनिज, और कौन सा खनिज किस जिला में पाया जाता है उसको देखेंगे। तो नंबर 1 है कोयला। तो कोयला कौन से जिला में पाया जाता है? तो सोनभद्र में पाया जाता है। और किस क्षेत्र में? तो सिंगरौली में पाया जाता है। नंबर 2 पे देखिए कांच बालू। तो दोस्तों कांच बालू इलाहाबाद में पाई जाती है। नंबर 2 पे बांदा है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और नंबर 3 है पायराइट्स। तो पायराइट्स दोस्तों सोनभद्र में पाया जाता है और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। तो साथियों आपको नंबर 1 तो याद ही होना चाहिए, जैसे कि इसमें प्रयागराज याद होना चाहिए, और इसे पायराइट्स में सोनभद्र आगे, तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए। और अगर अदर एग्जाम की आप अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कभी कभी फर्स्ट नंबर का नहीं देता है। नंबर 4 हमारा है बॉक्साइट। तो दोस्तों बॉक्साइट चंदौली बांदा दोस्तों है। और चूना पत्थर दोस्तों सोनभद्र में ही पाया जाता है। और नंबर 2 पे मिर्ज़ापुर है। और डोलोमाइट्स साथियों देखेंगे तो चंदौली में, और नंबर 2 पे बांदा है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 7वां क्वेश्चन हमारा दोस्तों है सेलखड़ी। तो सेलखड़ी दोस्तों कहाँ पर? झांसी में दोस्तों पाई जाती है और हमीरपुर में पाई जाती है। पोटास लवण दोस्तों कहाँ पे? चंदौली और बांदा में, इंपॉर्टेंट है। और क्या है? एस्बेस्टम क्या है? तो ये झांसी और मिर्ज़ापुर में है साथियों। उसके बाद में आगे देखते हैं संगमरमर। दोस्तों संगमरमर कहाँ पे दोस्तों पाया जाता है? सोनभद्र में पाया जाता है। और ग्रेफाइट उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर और हमीरपुर में पाया जाता है। नंबर 12 पे दोस्तों जिप्सम है। तो जिप्सम दोस्तों हमीरपुर में और झांसी में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और नंबर 13 पे है ग्रेनाइट। दोस्तों ग्रेनाइट दोस्तों ललितपुर महोबा दोस्तों आपको याद रखना है। नंबर 3 पे हमीरपुर है।
तो ये भी आपको याद कर लेना है। और चौथा दोस्तों है 14। तो दोस्तों 14 नंबर है हीरा। दोस्तों हीरा पे क्या बांदा और मिर्ज़ापुर में दोस्तों पाया जाता है। नंबर 15 पे है प्लेटिनियम। तो प्लेटिनियम दोस्तों ललितपुर में पाया जाता है। और 16 नंबर है मैग्नेसाइट। दोस्तों मैग्नेसाइट चंदौली में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। नंबर 17 है यूरेनियम। दोस्तों यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। और 18 दोस्तों तांबा है, तो ये भी ललितपुर में पाया जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों याद रखना है यूरेनियम तांबा, ये दोस्तों बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 19 नंबर पर बात करते हैं दोस्तों सोना। दोस्तों सोनभद्र में ही पाया जाता है। गेरू दोस्तों जो आप देखते हैं घर लिपाई होती है या कहीं, तो दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है, बांदा में पाई जाती है। और लो आयस तो दोस्तों ललितपुर में पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों इतने आपके खनिज संसाधन थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बन रहे थे दोस्तों, मैंने उनको आपको कवर करा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।